हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर.के. साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर.के. साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर जो 19 है 11th बायोलॉजी का, उसको कंप्लीट कर लिया है। और उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आज इस क्लास के या इस वीडियो के जरिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों आपके सामने, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अध्याय 15 है जिसका नाम है शरीर द्रव तथा परिसंचरण। शरीर द्रव तथा परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब बच्चों सर्कुलेशन, यानी कि हमें इस चैप्टर में सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हृदय की, शरीर द्रव हृदय बात करेंगे, रक्त की बात करेंगे, लसिका की बात करेंगे। भाई द्रव कितने हैं अपने बॉडी में? दो प्रकार के द्रव हैं मेनली। एक तो है अपने पास रक्त और दूसरा है अपने पास लसिका जिसे कहते हैं लिम्फ। तो दोनों द्रवों की बात करेंगे इस चैप्टर में। और उसका परिसंचरण, परि यानी चारों ओर, और संचरण मतलब मूवमेंट या गतिशीलता उसकी। तो मतलब हृदय तथा उससे संबंधित जो भी रक्त है, रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हृदय की संरचना, हृदय में किस प्रकार से आवेग यानी हृदय की धड़कन जो है वो किस प्रकार से रेगुलेट की जाती है, एक ईसीजी को किस प्रकार देखा जाता है, किस प्रकार पढ़ा जाता है, ईसीजी को कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे हम ईसीजी के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। और एंड में एंड में हम बात करेंगे कि जो है हृदय से संबंधित कौन कौन सी रोग हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, इन सब के बारे में बच्चों हम इस स्लाइड में क्या करेंगे, इस चैप्टर में, इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो ये है हमारे पास स्क्रीन नंबर 2। इस स्क्रीन पर हमारे पास दिया हुआ है बच्चों, क्या है इसमें टॉपिक्स है। ये क्या है बच्चों? ये हमारे टॉपिक्स हैं। क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि सबसे पहले हम जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम उसके टॉपिक्स को देखते हैं। तो आपके पास टॉपिक्स कौन कौन से हैं बच्चों? सबसे पहले है हमारे पास रुधिर जिसे हम कहते हैं ब्लड। उसके बाद लसिका या जिसे कहते हैं ऊतक द्रव्य, क्योंकि जो लसिका है वो ऊतकों के मध्य पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है, तरल द्रव है, इसलिए इसको कहेंगे हम ऊतक द्रव्य। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है वो है हमारा परिसंचरण पथ। किस मार्ग द्वारा, किस पथ द्वारा जो रक्त है वो वाहिकाओं से होते हुए पूरी बॉडी में मूवमेंट करता है, चक्कर लगाता है, इसके बारे में बात करेंगे। द्विपरिसंचरण, दोहरा परिसंचरण जिसे कहते हैं, इसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे। दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? आपको कक्षा 10 वाली जो लाइनें हैं याद आ रही होंगी कि जो रक्त है वो एक पूरे शरीर का एक चक्कर लगाने के लिए हृदय से 2 बार गुजरता है, इसी को हम क्या कहते हैं? द्विपरिसंचरण। इसके बाद हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि इसके बच्चों हृदय क्रिया का नियंत्रण, किस प्रकार से हृदय की क्रिया होती है, कब कौन सा पार्ट संकुचित होगा और कौन सा अनुशीतलित। और लास्ट में परिसंचरण से संबंधित रोग, कौन कौन से रोग हैं जो कि ब्लड या हृदय से संबंधित है, जैसे हार्ट अटैक है उसके बारे में बात करेंगे अपन, कोरोनरी अरेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो इस प्रकार हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम विभिन्न सारी जो रोग वगैरह हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं बच्चों, कहाँ की तरफ? मैं आपको सबसे पहले लेके जा रहा हूं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ। और ये मैंने इंट्रोडक्शन अपनी जो NCERT बुक है उसका ही लिया है। चलिए, अब तक आप यह सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण एवं अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। भाई हमने ये देखा है कि जो कोशिकाएं जीवित हैं, जिंदा कोशिकाएं यानी श्वसन कर रही हैं, उन कोशिकाओं को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कोई भी कोशिका है, कोशिका सजीव पदार्थ है, जब सजीव पदार्थ है तो उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो ये ऑक्सीजन चाहिए। और विभिन्न सारे पोषण चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसको वसा चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, क्योंकि जब भी हम उसे कोई चोट लगेगी, कोशिका का कोई पार्ट डैमेज होगा तो क्या करना पड़ता है बच्चों? उसको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन के कारण वो अपनी मरम्मत कर पाता है। तो पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, वो उपलब्ध होनी चाहिए। ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या
हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन आवश्यक है। अब जैसे बच्चों वो जो कोशिका है, वो सजीव है, वो श्वसन कर रही है। अब जैसे ही श्वसन कर रही है तो वहाँ पर एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा, एनर्जी बनेगी तथा उसके साथ में हानिकारक पदार्थ बनेंगे जैसे कि CO2। तो उस CO2 को वहाँ से रिलीज भी करना है, मुक्त करना है, ताकि उस कोशिका में ऑक्सीजन आए और CO2 वहाँ से बाहर जाए। ये भी काम करना पड़ेगा। तो अब देखिए आगे क्या कह रहा है। अतः इन पदार्थों के कोशिकाओं तक चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक था। यानी कि ये कोशिका, मान लीजिए ये कोई कोशिका है, इसको ऑक्सीजन चाहिए बच्चों, और इसमें CO2 बनेगी, उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो एक क्रियाविधि चाहिए, एक ऐसा पदार्थ चाहिए जो ऑक्सीजन को लाए और CO2 को लेके जाए। तो एक क्रियाविधि का होना आवश्यक था। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए। अब अलग अलग प्राणियों में इस कार्य को करने के लिए अलग अलग सिस्टम बने, अलग अलग चीज़ें बनी। कौन कौन सी? सरल प्राणी जैसे कि स्पंज की बात करते हैं, पॉरीफेरा संघ के प्राणी, और सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी जो हैं, देखिए कौन सा? स्पंज, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा संघ के। सिलेंट्रेट बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं। अब ये क्या करते हैं बच्चों? इनका शरीर छिद्रित होता है इस प्रकार से, स्पंजों का ये जो शरीर है वो छिद्रित है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे जल मूवमेंट करता है और इस जल के साथ ही ये क्या कर लेते हैं, अपना पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं इन गुहाओं के द्वारा या इन छिद्रों के माध्यम से ही ये कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं बच्चों। गुहाओं में करते हैं जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान जो है बच्चों क्या हो जाता है, सरलता से या आसानी से हो सके। जटिल प्राणी जो है वो इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। सरल प्राणियों में क्या है बच्चों, जो शरीर है वो अंदर से खोखला है और छिद्रित शरीर है, वहाँ से जल जाता है, उसी के द्वारा उत्सर्जन की, श्वसन की सारी क्रियाएं हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे प्राणी जटिल होते हैं इस कार्य के लिए एक विशेष ऊतक की आवश्यकता पड़ती है। विशेष तरल का उपयोग करते हैं जैसे कि मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या मिलेगा बच्चों? रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। एक अन्य शरीर द्रव्य पाया जाता है, जैसे अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, लसिका कहते हैं, भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। तो तत्वों की या पदार्थों के परिवहन में सहायता करने के लिए हमारी बॉडी में, मानव में दो चीज़ें मिलेंगी बच्चों, कितनी? दो। एक तो मिलेगा अपने को रक्त और दूसरा मिलेगा लसिका। रक्त को ब्लड और लसिका को कहते हैं लिम्फ। ठीक है बच्चों, इस अध्याय में आप रुधिर और लसिका यानी ऊतक द्रव्य, लसिका को क्या कहते हैं? ऊतक द्रव्य के संगठन के बारे में और उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। उसके संगठन के बारे में बात करेंगे, रक्त किससे बनकर मिलकर बना है, रक्त कहाँ मिलेगा, लसिका कहाँ मिलेगा, क्या होता है, क्या काम करता है, क्या संगठन है, किससे मिलकर बना है। इसमें रुधिर के परिसंचरण को भी समझाया गया है। और इसी चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे बच्चों? रुधिर के परिसंचरण की। क्या रुधिर का जो परिसंचरण है वो किस प्रकार किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था बच्चों इंट्रोडक्शन। अब मैं चलता हूँ वापस अपने मेन टॉपिक जो है वो पहली हेडिंग है बच्चों हमारे पास रुधिर, जिसे हम नाम देते हैं ब्लड। क्या कहते हैं बच्चों इसको? रुधिर। और रुधिर को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों ब्लड। ये नाम आपने भली भांति न जाने कितनी बार सुना है। सही है बात। अब देखिए बच्चों, कक्षा 9th तक हम बात करते हैं, या 11th में अभी हमने पढ़ा नहीं है, कक्षा 9th तक हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि जो ऊतक हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक ऊतक कौन सा होता है बच्चों? तरल संयोजी ऊतक। एक कौन सा ऊतक है बच्चों? तरल संयोजी ऊतक। और उस तरल संयोजी ऊतक का जो एक उदाहरण है वो है रक्त। ठीक है बच्चों, तो देखिए रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है। ऊतक है बच्चों। ऊतक का मतलब क्या होता है बच्चों? कोशिकाओं का समूह। ऊतक का मतलब क्या है? कोशिकाओं का समूह जो मिलकर एक जैसा काम करें। सारी कोशिकाएं मिलकर क्या कर रही हैं? एक निश्चित काम को करने में हेल्प कर रही हैं, तो उसको कहते हैं हम ऊतक। तो रक्त क्या है? ऊतक है। कैसा ऊतक है सर? जिसे तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। लिक्विड माध्यम में पाया जाता है। ये लिक्विड तरल के रूप में, इसकी जो आधात्री है वो प्लाज्मा के रूप में यानी कि लिक्विड के रूप में होती है, द्रव के रूप में होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों? तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसकी आधात्री या जिसे हम कहेंगे मैट्रिक्स,
वो प्लाज्मा के रूप तो इसकी जो मैट्रिक्स है या जो आधात्री है वो प्लाज्मा के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में बच्चों? प्लाज्मा के रूप में। प्लाज्मा बोले तो बच्चों लिक्विड पार्ट, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसको हम कहेंगे प्लाज्मा, और वो द्रव्य है ना, इस द्रव यानी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं हम कहते हैं उसको आधात्री। ठीक है बच्चों, तो जो इसका जो मेन पार्ट है जिसमें चीज़ें घुली हुई हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जिस पार्ट में घुली हुई हैं वो लिक्विड रूप में पाया जाता है, द्रव के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं हम तरल संयोजी ऊतक। तरल तो आपको समझ में आ गया बच्चों, लिक्विड रूप में है। संयोजी क्योंकि ये क्या कर रहा है बच्चों, हमारी बॉडी के विभिन्न पार्ट्स को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए ब्रेन, उधर हम बात करते हैं सिर में बात करें, पैरों में बात करें, सिर से लेकर पैर तक रक्त क्या कर रहा है, ये इन विभिन्न पार्टों को, बॉडी के विभिन्न पार्टों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, सिर से लेकर पैर तक। क्योंकि बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, कौन देने जाएगा बच्चों? ब्लड देने जाएगा, जिसमें विभिन्न रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। यानी कि अब रक्त के हम दो संगठन हैं बच्चों। रक्त के अगर संगठन की बात करें तो रक्त के संगठन में हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये जो प्लाज्मा है ये बच्चों इसका द्रव भाग होता है। क्या होता है बच्चों? ये प्लाज्मा द्रव भाग होता है, जबकि जो रुधिर अणु जो है, रुधिर अणु या इसको कहेंगे हम संगठित पदार्थ, इसको हम कहते हैं बच्चों रक्त का ठोस पदार्थ। कौन सा पदार्थ बच्चों? ठोस पदार्थ। तो रक्त में कितने पार्ट हैं बच्चों? अगर रक्त को देखा जाए तो उसमें दो पार्ट हैं, एक तो लिक्विड रूप में पाया जाएगा, द्रव रूप में, जिसे हम कहेंगे प्लाज्मा, और ये कैसा पार्ट है बच्चों? द्रव भाग है। कितने परसेंट होता है रक्त में? तो ये बच्चों 55% पाया जाता है, 55%। और जो ठोस पार्ट है उसको रुधिर अणु या हम कहेंगे संगठित पदार्थ, और इसकी जो मात्रा है वो होती है 45%। ये मात्रा कई बार पूछी गई है बच्चों, 45% और 55%। 55% कौन? प्लाज्मा, और 45% कौन मिलेगा अपने को? ठोस भाग यानी कि रुधिर कणिकाएं। आइए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। अब देखिए दो पार्ट है बच्चों। अब दो पार्ट जो हैं उसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारे पास प्लाज्मा। सबसे पहला पार्ट क्या है बच्चों? प्लाज्मा। अब देखिए बच्चों, प्लाज्मा जो है वो रक्त का तरल पार्ट है, और दूसरी बात करें तो ये 55% जो पार्ट है ब्लड का उसको गेन करती है, यानी उसको घेरती है। अब देखिए प्लाज्मा हल्के पीले रंग का गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। इसमें 3 आइटम मुख्यतः आपको देखने को मिलेंगे। 90 से 92% जो है वो इसमें जल पाया जाता है। उसके अलावा इसमें 6 से लेकर के 8% तक इसमें प्रोटीन पाए जाएंगे। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, इसके बाद ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये मुख्यतः प्रोटीन मिलेंगे। तो मैंने एक तो क्या कहा बच्चों, एक तो क्या मिलेगा इसमें? मुख्यतः जल। दूसरा इसमें क्या मिलेगा बच्चों? प्रोटीन। प्रोटीन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, अभी बात करेंगे, मैं समझा देता हूँ एक बार। जल मिलेगा 90 से 92%, 6 से 8% क्या मिलेंगे इसमें? प्रोटीन। 3 प्रकार के प्रोटीन है। कौन कौन सा है? फाइब्रिनोजन, आपके सामने लिखा हुआ है, फाइब्रिनोजन है, ग्लोब्यूलिन है और एल्ब्यूमिन है। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा इसमें मिलेंगे बच्चों आयन। क्या मिलेंगे? आयन। अब आयन भी अभी बताएंगे कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 पार्ट मुख्यतः आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए आपको ऐसे के ऐसे नोट्स बनाने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसीलिए मैंने ये स्लाइड बनाई है। तो प्लाज्मा देखिए एक हल्के पीले रंग का, कैसे रंग का बच्चों? पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है, चिपचिपा भी होता है, लिख सकते हो आप इसको भी। प्लाज्मा एक गहरे पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का कितने % बच्चों? 55% होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। 55% रक्त का जो है वो किसके द्वारा घेरा जाता है? प्लाज्मा के द्वारा। प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है बच्चों? जल होता है, तथा 6 से 8% क्या होता है? प्रोटीन। ये जो मैं डाटा यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ 55% है, 45% है, यहाँ पर जो 6 से 8% है, यहाँ पर जो 90 से 92% है, ये सब डाटा अपनी ऑफिशियल बुक यानी NCERT बुक के हैं। तो इसको कोई गलत नहीं कर सकता, कोई गलत नहीं कह सकता। ठीक बच्चों, आपको यही डाटा याद करने इसके अलावा आप विभिन्न सारी बुक्स या गाइड्स की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको इनका जो परसेंटेज मात्रा है वो आपको चेंज नज़र आ सकती है, लेकिन हमें फॉलो करनी है NCERT को। इसकी पावर है NCERT की।
तो जल कितना मिलेगा बच्चों, 90 से 92% जल होगा और 6 से लेकर 8% जो होगा वो होगा प्रोटीन पदार्थ। ठीक है बच्चों। अब प्रोटीन कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हुआ है फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। अब इनके कार्य बच्चों हर साल एक ना एक कार्य लगभग पूछा जा रहा है नीट में। ठीक है, तो देखिए फाइब्रिनोजन ये रक्त के स्कंदन में सहायता करता है। अब रक्त स्कंदन आगे इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है, तो वहां पर फाइब्रिनोजन की बात हम फिर से करेंगे बच्चों। ठीक है, रक्त के स्कंदन में क्या करेगा, सहायता करेगा। ग्लोब्यूलिन, अब देखिए आपको याद होगा जब कोई हमारी बॉडी में एंटीजन एंट्री करता है, प्रवेश करता है, तो हमारी बॉडी उसके लिए क्या बनाती है बच्चों, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी किस प्रोटीन की बनी होती है, ग्लोब्यूलिन। तो ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में क्या करेगी, मदद करेगी। स्कंदन रक्त को जमाने का कार्य या रक्त के थक्का बनाने का कार्य वो तो कौन करेगा बच्चों, फाइब्रिनोजन। प्रतिरक्षा तंत्र में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, और जो एल्ब्यूमिन है वो परासरणी नियमन यानी ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है जब हमारी शरीर के अंदर लवणों की मात्रा अधिक होती है तो उसको मूत्र के द्वारा, मूत्र के साथ उसको बाहर त्यागा जाता है। इस क्रिया में हेल्प, इस क्रिया को कहते हैं बच्चों परासरण नियमन, और इसमें कौन हेल्प करेगा बच्चों, एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन। ठीक है बच्चों, तो 90 से 92% हमें मिलेगा प्लाज्मा में बच्चों क्या, जल मिलेगा। उसके बाद 6 से 8% तक हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बच्चों जो है प्रोटीन। और प्रोटीन फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन स्कंदन, ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षा में और एल्ब्यूमिन परासरणी नियमन। इसके अलावा क्या है बच्चों, खनिज आयन, जैसे कि बच्चों इसको आपको नोट कर लेना है, Na+, ठीक है बच्चों, Cl-, Mg+2, कैल्शियम +2, और हमारी बुक में एक और दे रखा है बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन या क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन और बाइकार्बोनेट। ये आयन जो है वो हमारे रक्त में, यानी कि रक्त में कहाँ, प्लाज्मा में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, एक तो जल, एक प्रोटीन और तीसरा है आयन। मैंने तीनों को हाईलाइट कर रखा है। ठीक है बच्चों। अब इनके अलावा भी क्या और कुछ पदार्थ मिल सकता है सर हमें इसमें, प्लाज्मा में बिल्कुल मिल सकता है। क्या, कि शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण जब बॉडी में इन्फेक्शन हो, जब बॉडी में अगर इन्फेक्शन हो जाए, कोई संक्रमण हो जाए, उस समय अपने को कुछ और चीजें नजर आ सकती हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल और लिपिड। और देखिए ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड यानी वसा। ये तीनों चीजें भी हमें प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कब, संक्रमण की अवस्था में। ये याद करना बच्चों। तीन चीजें मेन है, 3 प्रकार के प्रोटीन है, आयन है और जल है। और क्या मिल सकती है, अगर इन्फेक्शन में है तो कार्बोहाइड्रेट में मिलेगी, ग्लूकोज के रूप में, वसा मिलेगी अपने को किस रूप में बच्चों, फैटी एसिड के रूप में मिलेगी, और एमिनो अम्ल के रूप में हमें प्रोटीन भी देखने को मिलेगा, एमिनो एसिड मिलेगा। रक्त का थक्का बनाने वाले जो कारक होते हैं बच्चों, अब देखिए 10-12 कारक हैं बच्चों जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको उनके नाम एक बार जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो रक्त का जो थक्का बनाने वाले जो कारक हैं या जिन्हें हम कहेंगे स्कंदन कारक, वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और किस रूप में, निष्क्रिय अवस्था में। जैसे बच्चों ये जो है ना फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिनोजन पीछे ओजन लग रहा है तो ये निष्क्रिय है, और ये जब सक्रिय होगा तो ये बनेगा बच्चों क्या, फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन जो है वो चेंज हो जाएगा आगे जाके किसमें, फाइब्रिन में। ठीक है, तो ये जो निष्क्रिय अवस्था में, ये निष्क्रिय है, किस रूप में, अभी निष्क्रिय अवस्था के रूप में पाया जाता है। तो जितने भी जो कारक हैं जो रक्त का स्कंदन करते हैं वो किस रूप में मिलेंगे आपको, निष्क्रिय रूप में। ठीक है बच्चों, आगे देखिए लास्ट जो एक नोट लगा के मैंने लिखा हुआ है, क्या है नोट, बिना स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। अच्छा सुनेंगे भाई, इसको लाइन को समझ लेंगे। देखिए बच्चों क्या है, अपने पास क्या है बच्चों, रक्त। रक्त में कितने पार्ट हैं बच्चों, 2। एक तो हो गया अपना प्लाज्मा और दूसरा है कणिकाएं। क्या है दूसरा, कणिकाएं। अब ये नोट क्या कह रही है, बिना स्कंदन कारकों के अगर इस रक्त में से मैं इस प्लाज्मा को निकाल लूं बाहर और इस प्लाज्मा में से मैं माइनस कर दूं रक्त स्कंदन कारक को, किसको माइनस कर दिया जाए, रक्त स्कंदन कारक को, तो जो बचेगा उसको कहेंगे बच्चों हम सीरम। क्या कहेंगे इसको, सीरम। तो बिना स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को, बिना स्कंदन
कारक जो है उसके अलावा जो प्लाज्मा है उसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे इसको, सीरम। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी बच्चों। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ और यहाँ देखेंगे हम बच्चों किसको, संगठित पदार्थ को। संगठित पदार्थ का मतलब है ये ब्लड का कैसा पार्ट है बच्चों, ठोस, यानी कि ये सॉलिड पार्ट है। कैसा पार्ट है, सॉलिड। अब देखो 55% तो प्लाज्मा था, प्लाज्मा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्लियर है। काम वगैरह अपनी बुक में नहीं दिए हुए हैं इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। जब रीट का या जो सेकंड ग्रेड वगैरह का जो वीडियो होता है उसमें बताना पड़ता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये रक्त का लगभग 45% भाग घेरता है, बनाता है, ये ऑलरेडी आपको याद होगा, इसमें कोई दूर राय नहीं है। संगठित पदार्थ में रक्त कणिकाएं शामिल हैं। संगठित पदार्थ में हम किसको शामिल करते हैं, तीनों प्रकार की रक्त कणिकाओं को। लाल रुधिर कणिकाएं जो है इनको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं को क्या नाम देते हैं बच्चों, एरिथ्रोसाइट, यानी RBCs बहुवचन। श्वेताणु यानी कि ल्यूकोसाइट, इनको कहेंगे बच्चों हम WBCs। और यह है पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखिए 3 प्रकार की कणिका हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बच्चों। RBC है, WBC है और प्लेटलेट्स है। 3 प्रकार की कणिका है, इनमें कोई समस्या बच्चों आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इनमें समस्या किसी प्रकार की। चले आगे चलते हैं। ये RBC का आकार, साइज हमें दिखाई है। प्लेटलेट्स ये टुकड़ों के रूप में होती है। इसके बाद इओसिनोफिल है, वेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट है और ये बी लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट और ये बी लिम्फोसाइट। इस प्रकार ये सारी की सारी जो कणिकाएं हैं, ये कणिकाएं बच्चों संगठित पदार्थ के अंदर शामिल की जाती है। अब आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होगा ये सर कौन किसके अंदर शामिल है, सही बात है ना बच्चों। अब हम समझते हैं कौन किसके अंदर शामिल है। चलिए अब चलें बच्चों, सबसे पहले हम देखने वाले हैं किसको, एरिथ्रोसाइट को, यानी RBCs को। और इसका बहुवचन जो है बच्चों RBCs, इस प्रकार लिखें, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पल्स। अब देखिए इसके कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं, ध्यान से देखेंगे। अन्य सभी कणिकाओं में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, यानी कि अगर हम बात करें हमारी बॉडी में जितनी रक्त कणिकाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी हैं बच्चों, अपनी RBCs हैं। कौन सी कोशिकाएं हैं, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कोशिकाओं की अगर बात करें तो वो RBCs हैं, सारी की सारी में। एक स्वस्थ मानव में 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर जो रक्त है उसमें 50 से 55 लाख क्या मिलेंगी, RBCs की संख्या होगी। निर्माण कहाँ होता है, वयस्क अवस्था में लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसको रेड बोन मेरो कहते हैं बच्चों, रेड भी होता है, येलो भी होता है। तो इसका निर्माण कहाँ होगा, लाल अस्थि मज्जा में। अधिकतर स्तनधारियों में RBCs में केंद्रक नहीं होता है, ये हम जानते हैं कि हमारी जो RBC है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आकृति की बात करें तो उभयावतल होता है बच्चों, उभयावतल, आ की मात्रा लगा लें, इसको कहते हैं बाइकॉनकेव। मतलब इसका ये है बच्चों, अगर मैं सामने से देखूं तो ये मुझे गोल नजर आएगी, लेकिन अगर मैं इसको इस प्रकार से मोड़ दिया जाए इसको, तो ये बच्चों कुछ इस प्रकार से नजर आएगी, यानी दोनों सतह से बीच में से दबी हुई होगी और किनारों पर चारों तरफ से फुली हुई होगी। इस संरचना को कहते हैं उभयावतल। या इसको मैं सामने से इसका जो ये आपने जो लेंस पढ़ा है बच्चों इस प्रकार की दिखाई देगी, ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं बाइकॉनकेव। रंग का कारण हम जानते हैं कि RBCs लाल रंग की होती है। उसका कारण क्या है कि इन RBCs में लोह युक्त, यानी लोह युक्त मतलब आयरन युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जटिल प्रोटीन क्या मिलेगा बच्चों, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, लोह युक्त यानी आयरन धातु पाई जाती है। उपस्थिति के कारण, अच्छा हाँ वहीं तक लाइन है। इसका रंग का कारण क्या है बच्चों, ये इसका रंग का कारण है हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन में क्या मिलेगा, आयरन धातु मिलेगी। इसके कारण जिसका रंग है वो कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है बच्चों, एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें उसके 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कितना मिलेगा बच्चों, हीमोग्लोबिन कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमारे एक स्वस्थ व्यक्ति में 12 से 16 ग्राम क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। गैसों का परिवहन
गैसों का परिवहन करने में इसका मुख्य हेल्प जो है, इसका मुख्य जो कार्य है हीमोग्लोबिन का, वो है गैसों का परिवहन करना। औसत आयु की अगर मैं बात करें तो हम जानते हैं 120 दिन होता है। इसके बाद इनका विनाश होता है और कहाँ होता है बच्चों? स्प्लीन में। स्प्लीन जिसे हम कहते हैं प्लीहा में होता है और यही कारण है कि इसे यावगार्ड ऑफ ब्लड सेल्स या आरबीसीज का कब्रिस्तान नाम दिया जाता है। प्लीहा स्प्लीन को क्या कहते हैं? आरबीसीज का कब्रिस्तान या रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ये है बच्चों हमारे पास एरिथ्रोसाइट। ठीक बच्चों, ये है हमारी आरबीसीज यानी कि एरिथ्रोसाइट। कुल मिला के आपको इसकी विशेषता याद करनी है, मात्रा कितनी होती है उसके बारे में बात करनी है, हीमोग्लोबिन कितना होता है, रंग का कारण क्या है, कैसी संरचना है, केंद्रक है या नहीं है, बस ये सब आपको इसके बारे में बताना है। आगे देखिए, आरबीसीज के बाद हम चल रहे हैं बच्चों ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसीज की तरफ। ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसीज, इन्हें हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण तथा रंगहीन होने के कारण श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं क्यों कहती हैं बच्चों? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है और हीमोग्लोबिन नहीं है इसलिए इनका जो रंग है वो कैसा होगा? श्वेत। इसलिए इनको क्या कह देंगे हम? डब्ल्यूबीसी। इनमें केंद्रक पाया जाता है। ये इनका जो है वो मेन फीचर है, जो मुख्य गुण है वो क्या है? केंद्रक का पाया जाना। अब केंद्रक के पाए जाने के आधार पर ये दो प्रकार की हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बात करेंगे। इनकी जो संख्या है वो आरबीसीज की तुलना में कम होती है। कितनी होती है? 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर। इसको लिखो तो ठीक, नहीं तो प्रति लगाया mm³ रक्त में पाई जाती है। यानी 1 mm³ जो रक्त होगा उसमें इनकी संख्या होगी 6000 से 8000। जीवन काल जो है बच्चों इनका कम होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बच्चों, 4 से 7 दिन, लेकिन इसमें अलग अलग जगह वेरिएशंस मिलेगा और ये 13 से 20 दिन तक हाईएस्ट जीवित रह सकती हैं। 13 से 20 दिन तक। ठीक है, ये आपको नेट पर मिल जाएगा, ये आपको देखने को कुछ बुक्स में मिलेगा, कुछ 7 दिन से लेकर 10 दिन तक लिखती है। तो एनसीईआरटी का कह रही है जीवन काल कम होता है। जब ऐसी वेरिएशंस आती हैं तो ऐसे प्रश्न पेपर में नहीं आते हैं, चिंता ना करें। 2 प्रकार की होती है कण के आधार पर, कणिकाणु और अकणिकाणु यानी अकण कोशिका। कणिकाणु को कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट और अकण कोशिका को कहते हैं अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट 2 प्रकार की हमारे पास क्या मिलेंगे बच्चों? डब्ल्यूबीसीज। अब देखिए, पूरा एक चार्ट मैंने आपके लिए यहाँ पर तैयार किया है और इसको बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगी बच्चों। देखिए डब्ल्यूबीसीज कितने प्रकार की है बच्चों? डब्ल्यूबीसीज है हमारे पास 2 प्रकार की। एक तो है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा है बच्चों ये वाला, ये है अग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, कुछ कण मिलेंगे तो ग्रेन्युलोसाइट और नहीं मिलेंगे तो अग्रेन्युलोसाइट। अब देखिए बच्चों, ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं, जबकि जो अग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं वो हैं 2 प्रकार की। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बता दें डब्ल्यूबीसीज को 2 भागों में बांटा है। ग्रेन्युलोसाइट जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स यानी कि कण मिलेंगे और अग्रेन्युलोसाइट जिनके अंदर कण नहीं मिलेंगे। यानी इनका केंद्रक जो है बच्चों, केंद्रक है डब्ल्यूबीसीज में, आरबीसीज में नहीं था। इनका जो केंद्रक है वो टुकड़ों में बटा होगा। एक केंद्रक तो होगा लेकिन उसके कई सारे खंड होंगे और इधर ऐसा खंड नाम की कोई चीज नहीं होगी। कितने खंड होंगे उनके आधार पर इसको अलग अलग 3 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले अच्छा एक और आधार है, केंद्रक की संख्या मेन आधार नहीं है। इनका जो मेन आधार है वो इनका रंजक का गुण है। इनका क्या? किस रंजक से ये रंग जाती है, किस डाई को डालें, रंजक मतलब डाई, किस डाई को डालें और उस डाई को डालने के बाद ये कोशिकाएं कलरफुल हो जाती है, उन पर विशेष रंग आ जाता है, उस आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक है, मेन आधार ये है कलर वाला। पहली बच्चों जो पहली है, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, अब बहुत हो गया। पहली है हमारे पास, ये आपके लिए हिंदी में लिख रहा हूं बच्चों। पहली है अपने पास न्यूट्रोफिल, दूसरी है बच्चों इओसिनोफिल, ठीक है, और तीसरी है बच्चों हमारे पास बेसोफिल। इधर है बच्चों लिम्फोसाइट्स और यहां लास्ट है बच्चों मोनोसाइट्स। तो न्यूट्रोफिल,
इयोसिनोफिल और बेसोफिल, ये 3 है बच्चों ग्रेन्युलोसाइट के, और 2 कौन कौन से, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये दोनों किसके हैं, ये कलर आपको दिखाई, यहाँ पर ट्यूबलाइट के कारण ऐसा दिख रहा है, ठीक है बच्चों। वहां पर क्या है, लास्ट में मोनोसाइट है। अब देखिए हमें सारों के जो है वो विशेषताएं याद करनी है बच्चों, ठीक है। ये जो न्यूट्रोफिल है बच्चों, ये WBCs में सर्वाधिक पाई जाती है। अच्छा याद करो, अगर सारी ब्लड सेल्स में बात करूं मैं, तो सबसे ज़्यादा ब्लड सेल्स कौन से मिलेंगी, RBC। अगर सारी ब्लड सेल्स में मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो संख्या में कौन सी कोशिकाएं पाई जाएंगी ब्लड में, तो वो होगी बच्चों RBC। WBC जो होगी उसमें सबसे ज़्यादा कौन मिलेगी, न्यूट्रोफिल। क्लियर है बच्चों ये वाली बात। और रक्त में सबसे ज़्यादा पार्ट किसका है, प्लाज्मा का। तो WBCs में ये सर्वाधिक मिलेंगी, कितनी मिलेंगी सर, 60 से 65%। वही ऑफिशियल डाटा है, NCERT को फॉलो करता है। 60 से 65%। इधर बात करें इयोसिनोफिल की, तो ये केवल और केवल 2 से 3% पाई जाएंगी। मान लीजिए मेरे पास 100 WBCs हैं, कितनी, 100, तो 100 में से बच्चों 60 65 यानी 65 हाईएस्ट ले लेता हूं मैं, 65 तो कौन मिलेंगे इसमें, न्यूट्रोफिल, और 3 के आसपास 2 या 3 कितनी मिलेंगी जो क्या होंगी बच्चों, बाकी अपनी इयोसिनोफिल होंगी, ठीक है बच्चों। और इसके बाद है हमारे पास बेसोफिल, और ये सबसे कम जो पाई जाती है वो है बेसोफिल, 0.1 से 0.5 से 1% के बराबर पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो WBC होगी वो कौन होगी, न्यूट्रोफिल। सबसे कम जो WBC होगी वो कौन सी होगी, बेसोफिल। अब इनके कामों की तरफ चलते हैं बच्चों, क्या काम है। इसका जो केंद्रक है वो 3 से 5 पार्टों में बटा होता है बच्चों। केंद्रक जो है, मान लीजिए ये केंद्रक है, तो इसका केंद्रक ऐसा नहीं मिलेगा अपने को। केंद्रक कैसा दिखाई देगा बच्चों, केंद्रक दिखाई देगा इस प्रकार से, 1 2 3 4, इस प्रकार से केंद्रक 4 भागों में विभाजित जो है वो दिखाई देगा। अगर मतलब इनको पहचानने का तरीका ही इनका केंद्रक है। अगर हम किसी ब्लड सैंपल में इनको देखें कौन सी WBC है, इसको पहचानने का सबसे बेस्ट जो मेथड है वो क्या है, इनके केंद्रक द्वारा इनको पहचानते। दूसरा भी है कलर, भाई कलर के आधार पर इनको नाम दिया है तो कलर डाल के हम पहचान लेंगे, जो कलर हो जाएगी जिस डाई को डालेंगे। अभी कौन सा, क्योंकि देखो इसको नाम क्या दिया है, न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रोफिल नाम इसलिए दिया है बच्चों, वास्तव में ये न्यूट्रोफिल है, यानी कि ये न्यूट्रल है। इस पर अम्लीय रंजक डालो, अम्लीय डाई, या फिर इस पर क्षारीय डाई डालो, कोई फर्क इसको नहीं पड़ने वाला है, ठीक है बच्चों। दोनों में ही कलर नहीं देगा। इयोसिनोफिल और बेसोफिल, अच्छा बेसोफिल को देखो नाम क्या आ रहा है, बेस यानी क्षार। ऐसी WBCs जो क्षारीय रंजक डालने पर कलर दे दें, कलरफुल हो जाएं, तो बेसोफिल हो जाएंगे। और जो अम्लीय, अब अम्लीय रंजक कौन सा डाला बच्चों, यहाँ पर एक अम्लीय रंजक डाला जाता है जिसका नाम होता है इयोसिन। क्या नाम है उसका, इयोसिन। जब इयोसिन नामक डाई को डाला, इनमें कलर आ गया, इसके लिए ये उससे फिल हो गई कलर से, इसलिए इनका नाम है इयोसिनोफिल। ईजी नाम है, कलर के आधार पर ये नाम दिए गए हैं। कौन सा रंजक डाला, कौन सा रंजक डाला, कलर आया, उस रंजक के आधार पर इनका क्या दे दिया, नाम दे दिया, ठीक है बच्चों। तो इसको कैसे पहचानेंगे अपन, इसको पहचानेंगे बच्चों केंद्रक से। इसमें जो है बच्चों इयोसिनोफिल में, उसमें केवल और केवल देखो परसेंटेज भी कितनी है, 2 से 3, उसमें केंद्रक में टुकड़े भी कितने हैं, 2। बेसोफिल इसमें मिलेंगे 2 या 3, और इसका जो केंद्रक मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, तो ये एस शेप्ड मिलेगा। कितना, कैसा, एस शेप्ड। ये जो केंद्रक के टुकड़ों वाली बात है बच्चों, ये अपनी NCERT में नहीं है, ठीक है। ये जो टुकड़े वाली बात है वो NCERT में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए ठीक है, काम की है। अब जो न्यूट्रोफिल है उसका काम यहाँ है नीचे, मोनोसाइट। अच्छा पहले इधर की बात कर लेते हैं। तो आपको ये याद हो गई होंगी WBC जो हैं वो कितने प्रकार की हैं बच्चों, अपने पास 2 प्रकार की, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जो है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाओं को शामिल किया जाता है, 3 प्रकार की WBCs है। सबसे पहले है न्यूट्रोफिल जो सबसे ज़्यादा 60 से 65% संख्या में पाई जाएंगी। दूसरा है इयोसिनोफिल जो इयोसिन रंजक से रंगने के कारण इसका नाम दिया गया है, इसका जो परसेंटेज है वो 2 से 3% होता है। और तीसरा है बच्चों बेसोफिल। बेसोफिल ये वैश्विक रंजक से रंग जाती है, इसलिए इनको नाम दिया गया है बेसोफिल। और ये न्यूनतम संख्या में पाई जाती हैं जो कि 0.5 से 1% होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चों। केंद्रक की बात कर ली थी, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पार्ट केंद्रक में है।
2 से 3% था, 2 है, और यहाँ पर न्यूनतम वाले में 2 से 3, 2 या 3 पार्ट इसमें मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब इओसिनोफिल का काम क्या है? अब देखो इओसिनोफिल की स्पेलिंग क्या है? ई और आई ओ, ईओ। ठीक है बच्चों, स्पेलिंग ध्यान रखना। ई से याद करना है तुम्हें, ई फॉर एलर्जी। ई से क्या याद कर लेना? एलर्जी। हालांकि एलर्जी की स्पेलिंग ए से शुरू होती है, लेकिन अपन ई फॉर एलर्जी। और आई फॉर हम याद करेंगे इन्फेक्शन। क्या याद करेंगे बच्चों? इन्फेक्शन। तो एलर्जी और इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण से बचाव में इओसिनोफिल, और एलर्जी प्रतिरक्षा में शामिल भी कौन होगी? इओसिनोफिल। एलर्जी और जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, उसमें इओसिनोफिल काम करेगी। अपने को ये कोशिकाएं इन दोनों चीज़ों से बचाने का काम करेंगे। ठीक है बच्चों, इन्फेक्शन और एलर्जी। आगे चलते हैं, इसको साफ कर देता हूँ बच्चों में, बोर्ड थोड़ा अब क्लियर लग रहा है। अब देखिए बेसोफिल का काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। बेसोफिल का काम ये एक तो निकालेगी बच्चों हिस्टामिन, एक निकालेगी ये सेरोटोनिन, और एक निकालेगी ये हेपेरिन। इन तीनों का क्या करती है? स्त्राव। हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन, है ना। आप तो ऐसे ही याद कर लो, हिस्टामिन, दूसरा हेपेरिन और एक सेरोटोनिन। ये तीनों निकलेंगे जो क्या करते हैं? जो शोथकारी क्रियाओं में शामिल होते हैं। अब ये शोथकारी क्या है? इन्फ्लेमेशन कहते हैं बच्चों। इसको क्या नाम देते हैं? इन्फ्लामेशन। यानी जिस स्थान पर सूजन, जलन और लाल चकत्ता वगैरह बना हुआ है, लाल चकत्ता बन जाती है जब हमारी खुजली चलती है, सूजन आ जाती है, जलन हो जाती है, बस उस स्थान को ही कहते हैं शोथकारी स्थान या शोथज अभिक्रियाएं। तो उन सब को करने वाला कौन है बच्चों? ये जो तीनों जो हमारे पास पदार्थ हैं, ये तीनों के कारण ये क्रियाएं होती हैं। वहाँ पर जलन, सूजन, इनका रीजन क्या है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन आदि का स्त्राव किससे निकलते हैं? बेसोफिल से। किससे निकलेंगे बच्चों? बेसोफिल से। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। ग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार के हैं? सॉरी, एग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार की हैं? 2, यानी इनका केंद्रक बटा हुआ नहीं है। ठीक है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 20 से 25% जो एरिया है, मात्रा, मतलब 100 ली थी मैंने WBC, उसमें से 20 से 25 कौन लेगा? लिम्फोसाइट्स होंगे। मतलब इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन मिलेगी? लिम्फोसाइट। अब देखिए लिम्फोसाइट जो है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है बच्चों टी लिम्फोसाइट। और ये दोनों जो लिम्फोसाइट्स हैं ये किस में हेल्प करती हैं बच्चों? ये दोनों की दोनों शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है। 12th में हम इसको पढ़ेंगे, है ना, तरल माध्यम प्रतिरक्षा वगैरह हम पढ़ेंगे। वहाँ पर ये बी और टी, एक बी लिम्फोसाइट है और एक टी लिम्फोसाइट है। अब ये क्यों नाम पड़े? याद करिए चैप्टर 22 या 19वां चैप्टर अभी पढ़ के फ्री हुए हैं अपन। बी और टी क्यों दिया था? बी फॉर बोन मैरो और टी फॉर थाइमस। ये दोनों ही WBC जो है, उत्पत्ति तो बोन मैरो में होती है, लेकिन इसका परिपक्वन होता है बोन मैरो में ही, इसलिए बी लिम्फोसाइट, और टी थाइमस में जाने के बाद परिपक्व होती है, इसलिए टी लिम्फोसाइट। ठीक है बच्चों, याद आ गई होगी। और ये दोनों ही क्या कर रही हैं? प्रतिरक्षा के लिए। मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, इन दोनों के काम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इन दोनों के काम कॉमन करके अपने NCERT में दिए हुए हैं। क्या है? न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट्स दोनों मिलकर कितनी परसेंटेज बनाती हैं? 6 से 8% बनाती हैं। भक्षण, मतलब इन दोनों में से, मतलब पूरी नहीं, पूरी ये काम नहीं कर रही बच्चों, इन दोनों का कुछ पार्ट जो है वो काम कर रहा है। 6 से 8% जो कोशिकाएं वो मिलकर भक्षण कोशिकाएं होती हैं, भक्षण का काम करती है, खाने का काम करती है दूसरों को। भक्षण कोशिकाएं होती हैं जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती हैं। यानी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो उससे लड़ने का काम करेगी एक तो न्यूट्रोफिल ग्रेन्युलोसाइट्स से, और एग्रेन्युलोसाइट्स से करेगी बच्चों कौन? मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स दोनों कोने वाली हैं, ये दोनों क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कुछ समझ में आया होगा। WBC कितने प्रकार की? 2। ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार की? 3। एग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार की? 2। कौन कौन सी हैं? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट कितने प्रकार की? 2। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इधर न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। जो सबसे पहले बात करी अपन ने न्यूट्रोफिल की, 60 से 65% संख्या में ये पाई जाती हैं, और इनका काम एक साथ, इधर मोनोसाइट का, इधर न्यूट्रोफिल का, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, इसलिए केंद्रक भी 3 से लेकर 5 खंडों में इसका बटा हुआ दिखाई देगा।
इओसिनोफिल मैंने कहा था ई और आई से स्पेलिंग शुरू है, तो ई फॉर एलर्जी याद करो और आई फॉर इन्फेक्शन। ठीक है, संक्रमण और एलर्जी के समय कौन काम करेगी, यानी इनकी संख्या बढ़ जाएगी उस टाइम, ये बचाव करेंगे। तो जब जांच कराने जाते हैं इन्फेक्शन के समय, इओसिनोफिल की जो मात्रा है, कंसंट्रेशन है, वो ज़्यादा आएगी। और बेसोफिल में हमने क्या किया, 3 HHS, सेरोटोनिन, हेपेरिन, हिस्टामिन, इनका जो संश्लेषण या स्त्रावण है वो किसके द्वारा किया जाता है, बेसोफिल के द्वारा। और ये क्या करती हैं, शोधकारी क्रिया, जहाँ पर सूजन जलन वगैरह है उस स्थान पर ये ज़्यादा पाई जाएंगी। और ये अभी समझा ही दिया, तो आई होप ये आपको क्लियर होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों इसका, अब लें स्क्रीनशॉट और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो सके। पढ़ाई चल रही है। पट्टिकाणु, तीसरी जो हमारे पास कोशिकाएं हैं वो कौन सी है बच्चों, पट्टिकाणु हैं, जिन्हें हम प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स है ना, और या फिर कह दीजिए इनको थ्रोम्बोसाइट्स। निर्माण, ये कहाँ बनते हैं, तो ये बच्चों ये भी देखो, WBC, RBC, प्लेटलेट्स तीनों अस्थि मज्जा में बनती हैं, बोन मैरो में बनती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बोन मैरो है उसके कुछ विशेष खंड या टुकड़े होते हैं, उनसे बनते हैं कौन, प्लेटलेट्स। तो देखिए ये अस्थि मज्जा की विशेष कोशिकाओं मेगाकैरियोसाइट्स के टुकड़ों के विखंडन से बनती हैं। मतलब बोन मैरो है, बोन मैरो में जो कोशिकाएं हैं मेगाकैरियोसाइट्स, साइट्स याद कर लो बेटा, एक चीज़ मुझे ध्यान आ गई, जिस शब्द के पीछे साइट्स लग जाए ना, कोशिकाएं हैं, साइट्स लग गया वो क्या होंगी, कोशिकाएं। और स्पेलिंग क्या लगेगी बच्चों, साइट्स की ये CYTES। ठीक है, नोट कर लेना चाहो तो। तो ये क्या लिखा बच्चों, ये अस्थि मज्जा की विशेष कोशिकाओं, कौन सी कोशिकाओं, मेगाकैरियोसाइट्स के टुकड़ों के विखंडन से। इन कोशिकाओं के भी टुकड़े हैं, ये टुकड़े, इनके टूटने से ये क्या बनते हैं बच्चों, प्लेटलेट्स बनती हैं। मेगाकैरियोसाइट्स के टुकड़ों के विखंडन से बनती है। रक्त में इनकी संख्या की बात करें तो 1.5 लाख से 3.5 लाख, वही प्रति घन मिलीमीटर होता है, mm3, लाख पर mm3। आप तो ऐसे लिखना, ये हिंदी लिखा मैंने, बोल के टाइप किया इसलिए। ठीक है, प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्त्रावित करती हैं। अब देखो, आपने को बचपन से बताया प्लेटलेट्स क्या करती हैं, रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती हैं। कुछ पदार्थ बनाती हैं जो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करें। ये नहीं करेगी, ये खुद नहीं जमाएगी, ये कुछ पदार्थ बनाएगी, वो पदार्थ जमाएगा। थक्का कौन बनाएगा, प्लेटलेट्स थक्का नहीं बनाती। प्लेटलेट्स से कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो थक्का बनाते हैं। तो ये थक्का नहीं बना रही, ये थक्का बनाने में हेल्प कर रही है। आधे बच्चों को क्या है, क्लियर नहीं होता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, भाई छोटी क्लास में ठीक है प्लेटलेट्स बनाती है, 11th में है, तो अब हमें थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा। क्या है, प्लेटलेट्स जब वायु के कांटेक्ट वगैरह में आती है तो ये टूटती है और एक नया पदार्थ बनाती है जिसको कहते हैं हम थ्रोम्बोप्लास्टिन। आगे बात करेंगे इसी चैप्टर में बच्चों, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और वो पदार्थ क्या करता है, थक्का बनवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे थक्का बनाने की क्रिया की पूरी। तो प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्त्रावित करती है, जिनमें अधिकांश जो है रुधिर का थक्का जमाने वाली कारक अर्थात स्कंदन कारक होते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन अर्थात जमाव में क्या आ जाएगी, विकृति आ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, और जो शरीर है उससे रक्त स्त्रावण की क्रिया ज़्यादा हो जाएगी। एक नाम सुना होगा बच्चों, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये जो रोग है, इसमें हमारी बॉडी में किसकी कमी हो जाती है बच्चों, इन स्कंदन कारकों की। चोट लगेगी, कंटिन्यू रक्त बहेगा, खून की कमी के कारण या तो डेथ हो सकती है, या टाइम टू टाइम इंजेक्शन लग जाए टाइम पर तो फिर बचाव भी हो सकता है। ये हमारी एनसीईआरटी के पॉइंट है बच्चों, लेकिन ये जो है अब वो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। इसका जो जीवन काल है वो 2 से 5 दिन होता है, आप नोट जरूर कर लेंगे। ये जो प्लेटलेट्स हैं ये केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती हैं, और इनकी संख्या ये मैंने ऊपर बता दिया है, हालांकि ये भी अपनी एनसीईआरटी में नहीं है। 1.5 से 3.5 लाख पर mm3 होती हैं। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है बढ़िया सा 40-45 मिनट का लेक्चर हो चुका है, बड़ा लेक्चर हुआ है, और एक इस पार्ट जो अपना चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया है, इसका एक मेजर पार्ट कवर किया है। तो बच्चों मुझे उम्मीद पूरी है आपको इस पार्ट को पढ़ने में कुछ तो मज़ा आया होगा, और आपको इस चार्ट को थोड़ा सा विशेष ध्यान से बनाना है और इसको आपको बढ़िया याद करना है। ठीक है, क्योंकि
पहली बार 11th में ये बच्चे नाम सुनते हैं। लिम्फोसाइट क्या है, मोनोसाइट क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये प्लेटलेट्स, ये आरबीसी, और अपने पास न्यूट्रोफिल में देखो 1 2 3 और 4 4 टुकड़े दिखाए गए हैं, 4 है ना। और वेसोफिल है, इयोसिनोफिल है, ये लिम्फोसाइट है, लिम्फसाइट लिखा है उसने, लिम्फोसाइट टी और बी लिम्फोसाइट। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।